नमस्कार। मुजफ्फरपुर मोर्चा में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं चंदन झा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं एक मुहिम चला रहा हूं, ये जो फाइनेंसर्स हैं उनके खिलाफ, और इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना हाईकोर्ट के सीनियर वकील श्री बद्री नारायण सिंह जी। वो बतलाएंगे कि आखिर अगर आपके साथ कुछ घटना इनके द्वारा की जाती है, फाइनेंसर्स के द्वारा, तो वो आप कैसे बच सकते हैं। तो मैं जोड़ रहा हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मैं एक मुहिम चला रहा हूँ सर। ये जो फाइनेंसर्स हैं, लोगों को जो गाड़ियां देते हैं और गैर कानूनी तरीके से वो गाड़ियां जो है ले लेते हैं गुंडों के मार्फत, या फिर कुछ लालच देके, लोभ देकर के। इसमें चूंकि आप पटना हाईकोर्ट के सीनियर वकील हैं और इन सब मामलों में आपको महारत हासिल है। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपका एक मुजफ्फरपुर टाटा फिनांस के का ही एक मैंने देखा था, जो आपने हाईकोर्ट से निकलवाया था। उनके खिलाफ एफआईआर की भी बात हाईकोर्ट ने कही थी, जिसमें वकील आप ही थे। पश्चिम चंपारण में कुछ लोग थे जिन्होंने केस किया था टाटा फिनांस मुजफ्फरपुर के ऊपर। सर, इसमें ये बताएं पहले कि किसी की गाड़ी अगर फाइनेंस गैर कानूनी तरीके से खींच लेता है तो क्या करना चाहिए। देखिए, फाइनेंसर हो चाहे कोई हो, हिंदुस्तान का हर नागरिक कानून के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चलता है। आपको ये बात मैं बता देना चाहता हूँ कि फाइनेंसर प्राइवेट है चाहे बैंक है, ये सब जो है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो डिफिनेशन है सरफेसी एक्ट में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में है, इसलिए सब बराबर है। ठीक है। अब ये बात रहती है कि फाइनेंसर लोग फाइनेंस करते हैं, फाइनेंस करने के लिए उनको इंटरेस्ट का निश्चित मिलेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट के लिए ही फाइनेंस करते हैं। इंटरेस्ट के मामले पर हायर परचेज एक्ट 2005 में यह प्रावधान है कि इंटरेस्ट का रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगी रिजर्व बैंक से पूछ करके। अब ये लोग क्या करते हैं कि अपने मन से एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, अपने को मालिक घोषित कर देते हैं। जब मन होता है गाड़ी पर कितना टैक्स बांध लेते हैं, फिर टैक्स का सूद हम देखते हैं कि बना देते हैं। फिर झूठ मूठ बहुत सी बातें को भी लिख देते हैं। फिर एग्रीमेंट को रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो ये सब इनकी मनमानी है एकदम। मैं एक बात पूछता हूँ कि जब हम लोग उससे 50 लाख रुपया लिया, 10 लाख उसका इंटरेस्ट हुआ, वो जोड़ करके 60 लाख रुपया वो इंटायरली 5 साल में लेते हैं, तो बीच में कौन सूद मांगते हैं, किस चीज का सूद मांगते हैं, जबकि हम इंटायर पेमेंट कर देते हैं। अभी हाईकोर्ट में हम एक बार एक सीनियर मैनेजर एसबीआई को भी लेकर गए थे, उससे भी सवाल हमने ये पूछा, तो उन्होंने कहा कि होना तो चाहिए कि जैसे जैसे सूद देते रहे, जैसे जैसे ईएमआई देते हैं वैसे वैसे सूद गिरना चाहिए। लेकिन छोड़िए, इस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन सूद का कहीं प्रावधान नहीं है, और जो इनका ही मेन उद्देश्य है कि किसी तरह से गाड़ियों पर इतना सूद डाल दिया जाए कि वो सूद दे नहीं सके और गाड़ी को हम खींच करके ले आए। गाड़ी को खींचने का प्रावधान जहां तक था, वो एक बार रिजर्व बैंक ने ऐसा सर्कुलर किया, लेकिन 2007 में एक दिल्ली में केस इतना बुरा हुआ जिसमें कि शांति शर्मा का बच्चा जो है तो कि मारा गया, और फाइनेंसर लोग जबरदस्ती गाड़ी ले गए थे। तो उस पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि किसी भी हालत में आप फाइनेंसर गाड़ी कभी भी सीज नहीं कर सकता गुंडों के द्वारा। फिर 2020 में पटना हाईकोर्ट में निर्णय, मैंने एक बहुत लंबा केस ये किया, करीब करीब 40 पन्नों का जजमेंट हुआ। उसमें वो एग्रीमेंट को उन लोगों ने प्रावधान के अंदर लाया कि एग्रीमेंट में हम मालिक हैं और ये सिर्फ जो है तो कि रिटेनर है गाड़ी के।
उस पर हाई कोर्ट ने कहा और हमने भी कहा कि गाड़ी का मलकियत का कागज हमारे पास है, आपके नीचे लिखा हुआ है कि आप फाइनेंस बाय हैं, तो कैसे मालिक हो गए। हाई कोर्ट ठीक ने है। स्ट्रक डाउन कर दिया और आदेश कर दिया कि आप किसी भी हालत में गुंडों से गाड़ी नहीं छीन सकते हैं। ठीक है। फाइनेंसर को साफ आदेश किया। इसके बाद फिर इन लोगों ने कुछ बेतिया का केस था, उस पर अभी डिवीजन बेंच का ऑर्डर हुआ है कलेक्टर को देखने के लिए कि किसी हालत में आप देखते रहिए कि गाड़ी नहीं पकड़ाए। तो लेकिन ठीक है। फिर भी कुछ कर रहे हैं, इसके लिए कंटेम्प्ट वगैरह हाई कोर्ट चल रहा है। इनको देखिए, इनका सूद अधिकार है, हमें देना चाहिए, और लेकिन बाकी चीज सब गलत है, उसको रोकना चाहिए। ठीक है। मीन्स जो भी फाइनेंसर्स, प्राइवेट फाइनेंसर हैं या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि इसे अनलॉफुल एक्टिविटी ही कहेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट की बात वो नहीं मानते हैं। काफी सारे आप वीडियोस देखेंगे हमारे चैनल पे, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं हिंदुजा फाइनेंस के, इंडसइंड के, तो साफ कह रहे हैं कि भाई साहब हमारी गाड़ी छीन ली गुंडों की मदद से, अब बेच भी दी अभी तक बेच भी दी, यहाँ तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो शांति शर्मा का केस हुआ, उसमें रिजर्व बैंक को डायरेक्शन हुआ था कि आप देखिए कि ये लोग गाड़ी जबरदस्ती नहीं पकड़े, और अगर पकड़ते हैं तो आप कार्रवाई किया जाए, कानूनी कार्रवाई पर करिए। उस पर मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखा और उसके ब्रांचेस को कि आप एक काम कीजिए कि जो आदमी गलत गाड़ी करता है उसका लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए। ये भी सवाल ठीक उठा है। हुआ है, ये मामला चल रहा है। एक बात ठीक मैं है। आपको कहता हूँ, देखिए सरफेसी एक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ था 2002 में, उसका पर्पस ही था कि फाइनेंशियल लोगों का जो रुपया वगैरह नहीं मिलता है या बैंक का, वो एनपीए करके कर सकती है। और ठीक है। दूसरा, हम लोगों का अधिकार कंज्यूमर एक्ट में मिला कि आप हिसाब किताब कर सकते हैं। ठीक इसलिए है। हमारा जो सोच और समझ पक्का है अभी भी कि ये तो एक तो गुंडों के द्वारा किसी नहीं कर सकते। अगर इनको रुपया पैसा लेना हो तो सरफेसी एक्ट में चले जाएं, और हमको अधिकार है क्योंकि हम अपना जिस स्थिति से चाहें अपना रुपया उन्हें दे। मैं एक ही बात की लड़ाई लड़ रहा हूं, और वो सारा हिंदुस्तान में भी चालू हो गया है कि फाइनेंसर को उतना ही रुपया देना जो उसका अधिकार है। मैं सेटलमेंट बस। के लिए हर जगह तैयार हूँ। आप जितना का सूद लिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट करके लिया है वो सब ले लीजिए, और 10-20 हजार ले लीजिए, लेकिन सूद देने के लिए हम तैयार नहीं है, और इसकी कभी वैधता नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और सर, जैसे मान लीजिए कि ये जो फाइनेंसर्स हैं वो एक ईएमआई बांध देते हैं, लाइक 70,000 75,000 ट्रक्स पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, तो क्या कोर्ट मध्यस्थता करके इन ईएमआई को कम करवा सकती है ताकि जो ट्रक ऑनर्स हैं वो अपनी गाड़ी चला सके? देखिए, ये हमारा कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हो सकता है कि अगर उस शुरू में हम उन लोग जो है तो 70-80 हजार का ईएमआई करा लिया, लेकिन अगर हम लोग बैठ कर करके उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमारा किस्ती को कम कर दीजिए, पीरियड बढ़ा दिया जाए, ये हम कर सकते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि उसको कम करने की बजाय जितना सूद दर जोड़कर प्रिंसिपल बना देते हैं, और तब फिर उसके बाद करते हैं, ये गलत। ये लोग चूस समझे? लेते हैं, ट्रक मालिकों हाँ, को, बस मालिकों को चूस लेते हैं कंप्लीटली। आपके पास भी केस बराबर आ ही रहा होगा, काफी सारे बिल्कुल। ऐसे फाइनेंसर्स हैं उनके खिलाफ। अच्छा, इसमें एफआईआर का क्या प्रावधान है इन फाइनेंसर्स के खिलाफ? हाईकोर्ट क्या डायरेक्शन दे सकती है इनको एफआईआर इनके ऊपर करने के लिए, इंडिविजुअल? देखिए, एफआईआर करने से, गाड़ी छीन लिया, एफआईआर करने से पुलिस के हाथ में केस चला जाता है। अब ठीक पुलिस है। की जो स्थिति है देश में आप जानते हैं, वो फाइनेंसर से इतना मिला वो जो रहता है कि आप वहां कुछ कर नहीं सकते। इसलिए जितना भी काम हमने गाड़ी को सीज करने का किया, सिर्फ आप वहां एसपी को या कलेक्टर को लिख के दे दीजिए, और हाईकोर्ट में क्या, इसलिए कि पुलिस के चक्कर में जाते तो कोई गाड़ी नहीं छूटती। अच्छा, ये भी एक बात है, लेकिन अच्छा, जो, हाँ, एक बात और देख लीजिए, जो 2020 में जजमेंट हुआ हमारे केस में, उसमें हमने कहा कि यदि फाइनेंसर जबरदस्ती गाड़ी लेते हैं
तो जितना हमारा नुकसान है उसको दिया जाए। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर पार्टी चाहे तो अपने नुकसान के लिए अपना क्लेम कर सकती, ये भी कर दिया। तो ये क्लेम कौन भरेगा? वो फाइनेंस की कंपनी या इंडिविजुअल जो मैनेजर टाइप के लोग हैं, वो कौन भरेगा इस क्लेम? नहीं, मैनेजर को अधिकार है आपको सरफेसी एक्ट में केस करने का, और हमको अधिकार है कंज्यूमर में क्लेम करने का। ठीक है। कंज्यूमर एक्ट हमारे लिए खुला है, फाइनेंसर के कोई भी ज्यादा रुपया लेने पर या जबरदस्ती करने पर, इसके लिए कंज्यूमर एक्ट खुला हुआ। मान लीजिए कि वो गाड़ी पकड़ के ले गया, 6 महीना रख दिया, 4 महीना रख दिया, तो वो कंपनसेशन हम कंज्यूमर एक्ट में फाइनेंसर के अगेंस्ट कर सकते हैं। क्या फाइनेंसर कंज्यूमर एक्ट या कंज्यूमर कोर्ट की बात को मानता है या फिर सिर्फ हाई कोर्ट की बात को? कंज्यूमर एक्ट जो है, जो कंज्यूमर एक्ट के अंदर वो कोर्ट है, उसको मानना पड़ेगा, चाहे जैसे माने, उसका विरोध नहीं हो सकता, कंटेम्प्ट हो जाएगा, जेल हो जाएगा। ऐसे भी पटना हाई कोर्ट में अभी जो बेतिया का केस चल रहा है, उसमें हमें अंदर, उसमें फाइनेंसर के हेड ऑफिस को भी नोटिस हुआ है कंटेम्प्ट का, सबको कंटेम्प्ट है। वो लोग 40 आदमी जा करके छोड़ाने गया था, उसके बाद मैंने एसपी को और कलेक्टर को टेलीफोन किया, झंझट हुआ बहुत तरह का, तब फिर वो नहीं ले जा सका, सब बड़ी रह गया। एक अब बात हम देखिए, बता दें, हाँ बोलिए। नहीं देखिए, एक बात हम बता दें, कमजोरी हम लोगों में है, हम बिल्कुल लोगों सही। में संगठन जो हमारा है, एसोसिएशन है, वो मजबूत नहीं है। नहीं तो ये सब एक दिन में बंद हो जाएगा। सही सरकार की बात भी लड़ाई हो, चाहे फाइनेंसर की लड़ाई हो, यदि आप 3 दिन समूचे बिहार में बस, ट्रक बस बंद कर देंगे, देखिए रास्ता निकल जाएगा। नहीं, फाइनेंसर्स की जो बात है सर, वो अपने गुंडे पालते हैं, आपको पता ही है, अच्छी बात, अच्छे से पता है ये बात, किस तरीके से गाड़ी पकड़ लेते हैं, ड्राइवर के साथ मिसबिहेव करते हैं, जो ट्रक ओनर्स हैं, बस ओनर हैं, उनको डराते हैं अलग अलग बातों से, अलग साइकोलॉजिकल प्रेशर देते हैं। तो ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट को भी तो वायलेट कर रहा है ये चीज। तो उसी पर ना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि किसी भी हालत में आप गुंडों का उपयोग नहीं कर सकते। पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है कि आप गुंडों का उपयोग नहीं कर सकते। इसके बाद भी करते हैं तो ये उनकी बदमाशी है, जबरदस्ती है, और उसका निर्णय हो रहा है। किसी दिन इतना कड़ा निर्णय हो जाएगा कि वो लोग ठंडा हो जाएगा हमेशा। बस हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है सर कि इस फाइनेंसर की व्यापार करने के लिए बैठे हैं और ट्रक ओनर, बस ओनर भी व्यापार करने के लिए बैठे हैं, दोनों के बीच में एक ऐसा व्यवस्था हो कि कोई किसी का लाभ, अनुचित लाभ ना उठा सके। फाइनेंसर्स की बड़ा, हाँ, ये व्यवस्था कानून में ऑलरेडी है। मैंने आपको कहा ना कि अगर फाइनेंसर का रुपया हमारे पर है तो फाइनेंसर को सरफेसी एक्ट में रुपया लेने का, छीनने का बिल्कुल अधिकार है, और अगर वो जबरदस्ती करते हैं तो कंज्यूमर एक्ट में हमको रोकने का भी अधिकार है। ये कानून का दोनों प्रावधान हमारे पास है, लेकिन हम लोग बहुत सुस्त हैं, हम लोग कभी नहीं सोचे फाइनेंसर की इस गलती के बारे में, और इसके चलते बात बहुत बड़ी है आगे। और अब तो सारे हिंदुस्तान में झंझट हो रहा है। अभी हमने पंजाब में भी देखा था कि इस तरह का झंझट हो गया फाइनेंसर से। तो हमको देखिए, हम लोग व्यापारी हैं, ये निश्चित है कि आप लोग व्यापार करेंगे तो उसको सूद देना है। हम कहते हैं सूद तुम ले लो, निश्चित ले लो, कानूनन जो कुछ है, लेकिन उनके कानून से तो है, उनका इच्छा रहता है अधिक से अधिक हम गाड़ी पकड़ लें, छीन लें, बेच दें, बस इसी को रोकना है। ठीक है। एक केस आया था सर हमारे पास, मैं डिस्कस करना चाहता हूं। उनकी गाड़ी को लास्ट ईयर पकड़ लिया और दूसरी गाड़ी जो थी उनका मार्च तक में ईएमआई क्लियर था, मार्च में उनकी गाड़ी भी पकड़ ली, दूसरी गाड़ी जिसका ईएमआई क्लियर चल रहा था। अब अप्रैल में क्या हुआ, तो लास्ट ईयर जिनका जो ट्रक पकड़ा गया था उसे इन लोगों ने बेच दिया। ठीक, मैंने आपका रेफर दिया, वो हमारे वीडियो, हमारे चैनल पे उनका लाइव मतलब वीडियो स्टेटमेंट है, मैंने रेफर किया, वो आएंगे आपके पास। इसमें क्या हो सकता है कोर्ट के समय में जब वो बंदा पहुंचेगा, जो ट्रक ओनर पहुंचेगा, दो तरह का केस हाई कोर्ट में किया है मैंने। एक की गाड़ी नहीं पकड़ी, जिस पर के ऑलरेडी हाई कोर्ट का आदेश हो चुका है
कि फाइनेंसर गाड़ी नहीं पकड़ सकता है, और कलेक्टर लोगों को इसकी निगरानी का आदेश हो गया। एक है जो पकड़ लिया है, पकड़ लिया पर भी जजमेंट 20 में हो चुका है तो वो नहीं पकड़ सकते हैं, और पकड़ कर करके उसका हिसाब करना ही होगा उनको, और अगर उस अवधि में उनको नुकसान देना होगा। हम लोगों को थोड़ा परेशानी जरूर है, लेकिन हमारा अंदाज है कि इसका रास्ता एक ऐसा निकल जाएगा कुछ दिनों के बाद में कि फाइनेंसर लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ आपको भी परेशानी करते रहना होगा, आपको भी नहीं बैठना होगा, उसकी लड़ाई को चालू रखना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिंह साहब कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और इतनी जो जानकारी है प्रमुखता से आपने जानकारी हमारे दर्शकों को दी। एक मुहिम मैं चला रहा हूँ फाइनेंसर्स के खिलाफ जो अनलॉफुल एक्टिविटी करके गाड़ियों को जब्त कर लेते हैं, उनकी गाड़ी बेच तक देते हैं, ये भी कंडीशन है, बेच भी देते हैं। हाँ, ये सब भी हम जानते हैं। आप ऐसा देखिए, ये बात नहीं है कि फाइनेंसर से ही लोग परेशान है, आप सरकार से भी परेशान है, केंद्रीय सरकार से परेशान है, राज्य सरकार से परेशान है। लगता है हमको कि शायद केंद्रीय सरकार की संभवतः कोई नीति उठी रही हो कि छोटे मोटे जितने ट्रक बस के व्यापारी हैं समाप्त हो जाए कि क्या हो। आपको देखिए, मैं इस धंधे में 50 वर्ष से हूँ, ट्रांसपोर्ट का केस करता हूँ। एक बात आप समझ लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीएफ को, अरे सीएफ गाड़ी का जब बंद हो जाता है तो फिर नया कराने में हमको समय लगता है, पैसा लगता है, उसमें 50 रुपया रोज फाइन दे दो। इसके बाद में आपने इस बार देखा है कि इतना ज्यादा मिनरल और माइंस के पर पेनल्टी 4-4 लाख रुपए का लगा दिया। कहीं 4 लाख रुपया कोई पेनल्टी होता है कहीं दुनिया में? एक्साइज वाले की भी गाड़ी जब्ती, माइंस मिनरल वाले की भी जब्ती, ओनर पर केस। अरे ओनर का क्या कसूर होता है? और एक जगह क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है और दूसरा जगह उसकी गाड़ी का नीलामी हो रहा। आपको याद है कि आपकी संस्था ने हमें 4 केस दिया था, एक कंज्यूमर एक्ट आपका सीएफ का जिसमें कि स्टे हो गया है, इसके बाद एक एक्साइज का चल रहा है कि जबकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा है जज के यहाँ, तो आप गाड़ी को कैसे बेच सकते हैं, वो भी एडमिट हो गया है। इसके बाद माइंस एंड मिनरल्स का केस फाइल हुआ है कि आप पेनल्टी का सीमा जो है सीआरपी सीआईपी से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, वो विचारणीय है। और इसके बाद भी आपको पुलिस पर भी एक केस हुआ है कि पुलिस को पावर नहीं दिया जाए गाड़ी सीज करने के समय में। इसके बाद आपका इंश्योरेंस बढ़ गया, टोल टैक्स बढ़ गया, क्या क्या है। आपको संगठित होकर के अगर आप लोग नहीं लड़ेंगे तो ये धंधा आपके निजी हाथों से चला जाएगा। इसमें सरकार भी है शामिल और उसी तरह से सरकार है ही शामिल। एक ट्रक ऑनर की ये स्थिति हो चुकी है कि वो सड़क का भिखारी बन चुका है। एक टाइम में 2 ट्रक 3 ट्रक 4 ट्रक का मालिक 10 लोगों को रोजगार देने वाला आज वो कंडीशन में आ चुका है कि वो खुद लोगों से कर्जे मांग रहा है, खुद कहीं नौकरी के लिए प्रयासरत है। ये कंडीशन में हो चुका है। क्यों ऐसा हुआ? अब आप सोचिए कि 150 किलोमीटर पर 300 रुपये का टैक्स, टोल टैक्स लगेगा, क्या चीज है? रोड टैक्स देते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस की अमाउंट उतनी आई है, अब हम इंश्योरेंस कराना होगा तो सारा कराना होगा, बहुत सी झंझट है। इस संबंध में आप लोगों का एसोसिएशन गंभीरता से विचार करे, मेमोरेंडम दे, और फिर जो हमारे संविधान के अनुसार से मौलिक अधिकार में हमें शांतिपूर्ण अधिकार है अपना बात कहने का, एजिटेशन करने का, करना चाहिए। नहीं तो मेरा ऐसा अंदाज है कि 5-10 वर्षों के बाद में आप गाड़ी नहीं चला सकेंगे, न किसी के पास रहेगा, और उसका कर्जा देने के लिए जमीन घर को बेचना पड़ेगा। यही स्थिति आ गई। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, आपने मतलब अपना कीमती वक्त निकाला अपना और हमारे दर्शकों के साथ जुड़े और एक बहुत अच्छी जानकारी साझा की। मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत आपके उसी स्टेटमेंट से की थी जो टाटा फिनांस, टाटा मोटर के फिनांस जो मुजफ्फरपुर में है, बेतिया के चंपारण के 4 लोगों के फेवर में जो आपने वो किया था, मैं उसी के को आधार बना के इस कार्यक्रम को मैंने शुरू किया है। अभी तक 5-7 लोग जो है हमारे पास लाइव स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है, लाइव सेशन में बैठ करके वो आज न कल आपसे कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद जो एक सही मतलब बिल्कुल उनको रिलीफ मिले, बस मैं यही चाहता हूँ सर आपसे। थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के बद्री नारायण सिंह। इन्होंने फाइनेंसर्स को तो बताया ही कि भाई क्या कानून है और क्या कानून नहीं है, कस्टमर्स को भी बताया, साथ ही साथ सरकार को भी घेरा कि भाई ये कंडीशन रहा तो आने वाले वक्त में सड़क पर से ट्रक्स गायब हो जाए। एसोसिएशन को भी बताया कि भाई आप एसोसिएशन है, ट्रक एसोसिएशन है, सरकार पे प्रेशर कैसे बनाएंगे, सरकार पे, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट पे अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे, क्या कहेंगे ताकि वो आपकी बातों का मान रखें। और जो ट्रक ओनर्स हैं या बस ओनर्स हैं, उनको अपने जीवन चलाने में थोड़ी सहूलियत हो, उनके साथ जो 10-5 वर्कर काम कर रहे हैं जिनको उन्होंने जॉब दिया हुआ है, उनका जॉब अनवरत चलता रहे। क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कभी भी कुछ भी नियम कानून ले आते हैं। तो कभी 14 चक्का 18 चक्का बंद कर देते हैं, कभी ऐसा है कि भैया प्राइवेट डिटेक्टिव बोलते हैं कि भैया शराब पकड़ेगा, कभी टीचर को बोलते हैं शराब पकड़ लो। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो हावी होती दिखती है। ये एक ऐसे ट्रक ऑनर्स के समुदाय पे, ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन पे सरकार को ये लगता है, जो हमारे सीएम नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने जो पूर्ववर्ती फैसले लिए और अभी भी जो ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया फैसला नहीं है। खैर, जो लोग भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय किया फाइनेंसर्स ने, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, आप बद्री नारायण सिंह से मिले, क्योंकि वो इस मामले के सबसे सिद्ध प्रसिद्ध वकील है पटना हाई कोर्ट के। आपको जरूर ही गारंटी से आपको रिलीफ मिलेगा। तो मैं वापस से कुछ देर में लाइव पे आऊंगा। लाइव पे आने का कारण मैं आपको बता दूंगा। आना जरूरी है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कमेंट कर रहे हैं, कमेंट को मैं अपने फेसबुक लाइव पे आकर के पढ़ना चाहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, वापस से मैं थोड़ी देर में आपसे। धन्यवाद।